नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में अपन राजस्थान की ऋतुओं के बारे में देख रहे थे। हमने ग्रीष्म ऋतु के बारे में देख लिया था और वर्षा ऋतु के बारे में देख लिया था। वर्षा ऋतु यानी कि हम मॉनसून के बारे में देख रहे थे। उसमें एक छोटा सा करेक्शन है। जब हमने राजस्थान में मॉनसून के प्रवेश की तिथि देखी थी वो क्या थी, 15 जून। तो ये जो तिथि है पहले 15 जून होती थी, अब इसको चेंज करके 25 जून कर दिया गया है। तो आप अपने नोट्स में इसको अपडेट कर लेना। राजस्थान में मानसून के प्रवेश की जो तिथि है वो 15 जून पहले होती थी और अब इसको मौसम विभाग ने चेंज करके क्या कर दिया है, 25 जून कर दिया है। ठीक है, जो पीडीएफ मिलेगी उसमें आपको करेक्शन मिलेगा, तो आप अपने जो नोट्स हैं उनमें करेक्शन कर लेना। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं हमारी बाकी की जो ऋतुएं बच गई वो ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु हम देख चुके हैं। अब बच गई शरद ऋतु और शीत ऋतु। तो आज की क्लास में इनको हम कंटिन्यू करते हैं। अगर शरद ऋतु की बात की जाए तो शरद ऋतु की जो अवधि रहती है वो क्या रहती है, अक्टूबर से लेके नवंबर तक। यानी कि बिल्कुल सुहावना वाला जो मौसम होता है, जिस टाइम पे ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा सर्दी होती है। तो अपने यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा शादियाँ होती हैं वो इसी मौसम में होती हैं। ठीक है, यानी कि ये वाला मौसम है बिल्कुल एकदम फेवरेबल होता है। ठीक है, अपने अनुकूल होता है ये वाला मौसम। इस ऋतु में तापांतर जो होता है वो सबसे कम होता है। तापांतर क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो शरद ऋतु में जो तापांतर होता है वो सबसे कम होता है। तो शरद ऋतु में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं? मॉनसून के निवर्तन वाली जो घटना है, जो कि हमने देखा था होता क्या है मॉनसून का निवर्तन, तो ये वाली जो घटना है ये होती है शरद ऋतु में। यानी कि लगभग अक्टूबर नवंबर वाले महीने में मॉनसून है वो वापस लौट जाता है। तो इस अवधि में कौन सी ऋतु चल रही होती है, शरद ऋतु चल रही होती है। इसी में कार्तिक हीट की घटना होती है। कार्तिक हीट होता क्या है वो हमने अच्छे से समझ लिया था। अब आती है शीत ऋतु, जो कि हमारी लास्ट ऋतु है। ग्रीष्म ऋतु देख ली, वर्षा ऋतु देख ली, शरद ऋतु देख ली। अब हम देखते हैं शीत ऋतु क्या है। अगर अवधि की बात की जाए तो दिसंबर से लेके फरवरी, यानी बिल्कुल कड़ाके वाली जो ठंड पड़ती है बिल्कुल वो वाला टाइम इसमें आता है। इसके अंदर एक तो मावठ की घटना होती है। मावठ का मतलब जो सर्दियों में जो बारिश होती है, यानी कि शीतकालीन मानसून इसको हम बोल सकते हैं। एक इसमें बिल्कुल ठंडी ठंडी शीत लहरें जो चलती हैं, तो ये वाली घटना भी किस में होती है, शीत ऋतु में होती है। मावठ की घटना हमने देखी शीत ऋतु में होती है, और दूसरी होती है शीत लहरें जो चलती हैं ये भी शीत ऋतु में चलती हैं। मावठ होती क्या है इसको समझते हैं। तो मावठ क्या है, भूमध्य सागरीय चक्रवात या फिर पश्चिमी विक्षोभ से शीत ऋतु, या फिर इसको हम बोल सकते हैं शीतकाल में होने वाली वर्षा। सीधी भाषा में हम क्या बोल सकते हैं कि सर्दियों में होने वाली वर्षा, या फिर सर्दियों को शीतकाल, या फिर शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। अब ये वर्षा किन कारणों से होती है? ये होती है भूमध्य सागरीय जो चक्रवात आते हैं, यानी कि भूमध्य सागर में जो चक्रवात आते हैं उनकी वजह से, या फिर इनको क्या बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो मावठ क्या कहलाई कि भूमध्य सागरीय चक्रवात या फिर पश्चिमी विक्षोभ से शीत ऋतु या फिर शीतकाल में होने वाली वर्षा है वो मावठ कहलाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि किन कारणों से होती है मावठ, वो क्या है, भूमध्य सागरीय चक्रवात या फिर इसको हम पश्चिमी विक्षोभ भी बोलते हैं, इनकी वजह से शीत ऋतु या फिर शीतकाल में बारिश होती है, उसी को क्या बोलते हैं, मावठ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मावठ को गोल्डन ड्रॉप भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखो, सर्दियों में जो बारिश होती है उससे सबसे ज़्यादा फायदा किसको होता है, जो रबी की फसलें होती हैं, यानी कि जो सर्दियों में बोई जाने वाली फसलें होती हैं उनको इससे सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचता है। और सर्दियों में बोई जाने वाली फसलों को क्या बोला जाता है, रबी की फसल। और रबी की फसल में मुख्यतः कौन कौन सी फसलें होती हैं, गेहूं की फसल हो गई, चना, सरसों, जौ, ये फसलें हैं, ये सर्दियों में बोई जाने वाली फसलें हैं। तो जो मावठ की वजह से जो सबसे ज़्यादा फायदा होता है इन्हीं फसलों को होता है, और इनमें से भी सबसे ज़्यादा फायदा जो होता है वो होता है गेहूं की फसल को। गेहूं की फसल को मावठ की वजह से सबसे ज़्यादा फायदा होता है, इसीलिए इसको मावठ को गोल्डन ड्रॉप कहा जाता है। ठीक है, मावठ को गोल्डन ड्रॉप क्यों कहा जाता है ये समझ में आ गया होगा। मावठ की वजह से राजस्थान के उत्तरी भाग में और जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें वर्षा होती है। मावठ यानी कि सर्दियों में होने वाली जो वर्षा है वो भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, भूमध्य सागर के चक्रवातों से उत्पन्न होती है। उसके बाद भारत के पश्चिम
और उत्तर पश्चिम वाले भाग से भारत में प्रवेश करती है। तो इसलिए ये राजस्थान के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी वाले भाग में वर्षा करती है। ठीक है, तो सर्दियों में होने वाली जो वर्षा है वो राजस्थान के कौन से भाग में होती है? पश्चिमी भाग और उत्तर पश्चिमी वाले भाग में। अगर देखो राजस्थान की बात की जाए तो ये वाला कौन सा भाग हो गया? ये वाला जो भाग है पश्चिमी भाग और उत्तर पश्चिमी वाला भाग, मावट से यहाँ पे वर्षा होती है। ठीक है, यानी जो मावट होती है वो यहाँ पे होती है, क्योंकि ये भारत के कौन से हिस्से में प्रवेश करती है? उत्तर और पश्चिम, यानी कि उत्तर पश्चिम वाले भाग में ये जो हवाएं हैं ये भारत में प्रवेश करती हैं और यहीं पे क्या है? राजस्थान है। तो राजस्थान के भी पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी वाले भाग में ये वर्षा करती हैं। ठीक है, हमने देखा था कि भूमध्य सागरीय चक्रवात या फिर पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। तो पश्चिमी विक्षोभ होता क्या है उसको समझ लेते हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ है, उसको क्या बोलते हैं? भूमध्य सागरीय चक्रवात भी बोल देते हैं, या फिर इसको पछुआ जेट स्ट्रीम भी बोला जाता है। ठीक है, तीनों नामों से कोई भी नाम आ सकता है। ये क्या है? भूमध्य सागर से उठकर भारत के पश्चिम और उत्तर पश्चिम में प्रवेश करने वाली जो हवाएं हैं, जिनकी वजह से अपने यहाँ पे भारत में और राजस्थान में सर्दियों में वर्षा होती है, जिन हवाओं की वजह से वो क्या कहलाती हैं? पश्चिमी विक्षोभ या फिर भूमध्य सागरीय चक्रवात या फिर पछुआ जेट स्ट्रीम कहलाती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। यानी कि मावट करने वाली जो हवाएं हैं इनका उद्गम कहाँ से हो रहा है? तो उद्गम तो हो रहा है भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर से उठकर भारत के पश्चिम और उत्तर पश्चिम से ये कहाँ पे प्रवेश करती हैं? भारत में प्रवेश करने वाली हवाएं हैं जो कि सर्दियों में बारिश करती हैं। ठीक है, अगर मावट का आगमन कहाँ से होता है ये हमसे पूछा जाए तो हम आराम से बता सकते हैं कहाँ से होता है? भूमध्य सागर से। तो कहाँ से होता है मावट का आगमन? भूमध्य सागर से। मावट होती क्यों है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण या फिर पछुआ जेट स्ट्रीम के कारण, या फिर हम बोल सकते हैं कि भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण मावट होती है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि मावट का आगमन कहाँ से होता है? मावट का जो आगमन है वो भूमध्य सागर से उठने वाली जो हवाएं हैं जो कि भारत के पश्चिम और उत्तर पश्चिम में प्रवेश करती हैं, वहीं से क्या होता है? मावट का आगमन होता है। मावट होती क्यों है वो देख लिया। मावट होती कब है? देखो, जब शीत ऋतु स्टार्ट होती है, कब स्टार्ट होती है? दिसंबर में स्टार्ट होती है और फरवरी तक रहती है, तो उस टाइम पे तो मावट होती ही होती है। उसके बाद थोड़ी बहुत ये जो वर्षा है ये मार्च में भी हो जाती है। तो कब होती है अगर पूछा जाए तो दिसंबर से लेके मार्च तक, दिसंबर से फरवरी तक शीत ऋतु का जो अवधि है वो रहती है, तो इस टाइम पे होती है। और थोड़ी बहुत वर्षा मार्च में भी होती है। इसलिए अगर आपसे मावट पूछा जाए कि मावट कब होती है तो दिसंबर से लेके मार्च में। सबसे अधिक लाभान्वित फसल हमने देख ली। रबी की जो फसलें हैं जो कि सर्दियों में बोई जाती हैं, उन्हीं फसलों को सबसे ज़्यादा लाभ इससे पहुंचता है। ठीक है, उसमें से मुख्यतः गेहूं की फसल को सबसे ज़्यादा लाभ पहुंचता है मावट की वजह से। अगर राजस्थान की कुल वर्षा की हम बात करें कि मावट की वजह से राजस्थान की कुल वर्षा की कितनी वर्षा होती है, तो मावट से होती है 10% वर्षा। राजस्थान की कुल वर्षा की 10% जो वर्षा है वो होती है मावट की वजह से। अगर भारत में बात करें तो भारत की कुल वर्षा की 2% जो वर्षा है वो मावट की वजह से होती है, यानी कि सर्दियों में होने वाली वर्षा की वजह से। अब अगर हम देखें कि जो शीतकालीन मॉनसून है या फिर शीत ऋतु में आने वाला मॉनसून, जिसे कि मावट भी बोला गया है, इसको और क्या बोलते हैं? भूमध्य सागरीय मानसून बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो उद्गम है वो भूमध्य सागर से हो रहा है। इसको शीतोष्ण कटिबंधीय मानसून भी बोलते हैं। हमने देखा था कि ये 0 डिग्री अक्षांश है, यानी भूमध्य रेखा है। इससे 23.5 डिग्री ऊपर और इससे 23.5 डिग्री नीचे की तरफ उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र था, और इससे ऊपर 66.5 डिग्री तक क्या था? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो जो भारत है वो कहाँ पे स्थित था? इस वाले क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, दोनों क्षेत्रों में। तो राजस्थान का कुछ हिस्सा इसमें था और बाकी हिस्सा ऊपर वाले क्षेत्र में था। तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होने की वजह से इसको शीतोष्ण कटिबंधीय मानसून भी बोला जाता है। भूमध्य सागर से उद्गम होने के कारण इसको भूमध्य सागरीय मानसून भी बोला जाता है। और
भारत में या फिर राजस्थान में उत्तर पश्चिम की तरफ से प्रवेश करने के कारण इसको उत्तरी पश्चिमी मानसून भी बोला जाता है। तो जो शीतकाल मानसून है इसको और क्या क्या बोला जाता है ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। भूमध्य सागरीय मानसून, क्योंकि भूमध्य सागर से इसका उद्गम होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय मानसून, क्योंकि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो भारत है वो स्थित है। उत्तर पश्चिमी मानसून, क्योंकि ये जो हवाएं हैं वो भारत या फिर राजस्थान में उत्तर पश्चिम की तरफ से प्रवेश करती हैं। ठीक है, अगर राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की बात की जाए कि पूरे साल भर में होने वाली वर्षा का औसत कितना है, तो वो है 57.5 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, लेकिन अगर वर्षा ऋतु में औसत वर्षा की बात की जाए तो वो है 53 सेंटीमीटर। तो आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में ध्यान से पढ़ना है कि आपसे राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा पूछी जा रही है या फिर वर्षा ऋतु में होने वाली वर्षा का औसत पूछा जा रहा है। अगर पूरे साल भर की औसत पूछा जाए तो वो तो है 57.5 सेंटीमीटर, लेकिन अगर वर्षा ऋतु में होने वाली वर्षा का औसत पूछा जाए तो वो होगा 53 सेंटीमीटर। तो शीत ऋतु में होने वाली एक घटना हमने देख ली, मावठ है। एक दूसरी घटना भी है जो कि शीत ऋतु में होती है, वो है शीत लहर चलती है। बिल्कुल एकदम जबरदस्त ठंडी वाली जो लहर चलती है लगभग जनवरी के टाइम पे, तो वो क्या है, शीत लहर है। तो शीत ऋतु में हिमालय से आने वाली ठंडी और जो शुष्क हवाएं हैं वो क्या कहलाती हैं, शीत लहर कहलाती हैं। तो ये जो हवाएं हैं कौन सी साइड से आती हैं, ये अगर भारत की बात करें तो इस साइड में हमारे है हिमालय। तो ये जो शीत लहर है ये हिमालय की तरफ से प्रवेश करती हैं। अगर इनकी दिशा की बात की जाए तो ये उत्तर हो गया और ये हो गई पूर्वी साइड। तो ये भारत में उत्तर पूर्वी दिशा से प्रवेश करती हैं। ठीक है, और ये हवाएं कैसी हैं, ठंडी हवाएं हैं और ये शुष्क हवाएं हैं। अगर इनमें नमी होती तब तो ये बारिश कर देती, लेकिन ये हवाएं कैसी हैं, सूखी हवाएं हैं, यानी कि शुष्क हवाएं हैं। इसलिए इनसे केवल शीत लहर चलती है, बिल्कुल ठंडी हवाएं चलती हैं और लगभग जनवरी में है वो सबसे ज्यादा शीत लहर चलती है। ठीक है स्टूडेंट, तो शीत लहर से प्रभावित क्षेत्र जो हैं वो कौन कौन से हैं। जब ये भारत के उत्तर पूर्वी भाग से प्रवेश कर दिए तो राजस्थान में भी कहाँ से प्रवेश करेंगे, उत्तर पूर्वी भाग में प्रवेश करेंगे। तो लगभग प्रभावित करने वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा होगा, राजस्थान का उत्तर पूर्वी भाग। और इसमें से भी कौन कौन से जिले अगर देखे जाएं तो मुख्यतः चूरू, सीकर और बीकानेर जिले। इनमें से जो चूरू जिला है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है शीतलहर से। ठीक है स्टूडेंट, अगर दिशा की बात की जाए तो वो हमने देख ली उत्तर पूर्व से। शीतलहर की दिशा कौन सी रहती है, ये उत्तर पूर्वी भाग से राजस्थान में प्रवेश करती हैं। ये हमने देख लिया राजस्थान की जो ऋतुएं हैं उनके बारे में देख लिया था। 4 ऋतुएं थी, चारों कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम देखते हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जाने वाली कुछ योजनाएं हैं, जैसे कि अरावली प्रदेश के लिए, इन क्षेत्रों के लिए चलाई जाने वाली कुछ योजनाएं हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो कुछ कार्यक्रम या योजनाएं हैं उनको देख लेते हैं। एक है अरावली विकास कार्यक्रम, नाम से इसका उद्देश्य समझ में आ रहा है, क्या है कि अरावली का विकास करना। ये वाला जो कार्यक्रम है ये 1974-75 में चलाया गया था। राजस्थान के कितने जिले इससे लाभान्वित हैं, तो राजस्थान के 16 जिले हैं। राजस्थान के 16 जिलों में ये वाला जो कार्यक्रम है ये चल रहा है। और किसकी सहायता से चलाया जा रहा है, तो ये जापान की सहायता से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। देखो ये कार्यक्रम, ये योजनाएं बताने का उद्देश्य क्या है यहाँ पे, कि आपको पता होना चाहिए जब भी आप कोई कार्यक्रम पढ़ो या फिर सरकार द्वारा चलाया हुआ कोई कार्यक्रम या योजना पढ़ो तो आपको उसमें कौन कौन सी बातें हैं वो ध्यान रखने हैं। एक तो उसमें पता होना चाहिए कि वो कब शुरू हुई, अगर योजना खत्म हो रही है तो कब शुरू हुई है और ये कब खत्म हो रही है, कौन कौन से राजस्थान के कौन कौन से जिले उससे लाभान्वित हो रहे हैं, राजस्थान के कितने जिलों में ये लागू है, यानी कि राजस्थान के कितने जिले इससे लाभान्वित हैं और किसकी सहायता से ये योजना चलाई जा रही है और इस योजना या कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो मोटा मोटी ये जो चीजें हैं ये हमें देखनी है, कब चलाई गई है, किसकी सहायता से चलाई जा रही है, राजस्थान के लगभग कितने जिले इससे लाभान्वित हैं और इसका उद्देश्य क्या है, तो ये हमें पता होना चाहिए। और अगर योजना समाप्त हो गई है तो कब समाप्त हुई है। कोई भी योजना अगर पढ़ो तो ये जो मुख्य मुख्य बातें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। अगली है अरावली वृक्षारोपण योजना। ये जो हमने अभी तक पढ़ा है उससे संबंधित जो योजनाएं हैं वो हम देख रहे हैं। तो अरावली वृक्षारोपण योजना
यानी कि नाम से इसका उद्देश्य हमें पता चल रहा है। क्या उद्देश्य है कि जो अरावली वाला क्षेत्र है यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करने की योजना है। कब शुरू की गई थी? 1 अप्रैल 1992 को, और ये 31 मार्च 2000 तक ये योजना है वो लागू रही थी। राजस्थान के जो 10 जिले हैं उनमें ये योजना लागू की गई थी, और ये जो योजना है ये भी जापान की सहायता से चलाई गई थी। तो राजस्थान की जो अधिकांश योजनाएं हैं वो ज्यादातर जापान की सहायता से ही चलाई जा रही हैं। अगली है मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, यानी कि मगरा क्षेत्र यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र से घिरे हुए जिले हैं, जैसे कि जैसलमेर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, पाली, राजसमंद, ये वाले जिले जो कि पहाड़ी क्षेत्र से घिरे हुए हैं वो क्या कहलाते हैं? मगरा क्षेत्र कहलाते हैं। तो इस मगरा क्षेत्र के विकास के लिए एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो इसका उद्देश्य हमें पता चल गया कि जो मगरा क्षेत्र है उसके विकास के लिए कि कैसे उसका विकास किया जा सकता है। ठीक है, कब चलाई गई थी? 2005-06 में ये योजना है वो चलाई गई थी। अभी तक चल रही है ये योजना, और राजस्थान के 5 जिले हैं इससे लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक है, अगली है डांग विकास कार्यक्रम योजना। 1994-95 से ये योजना है वो चलती आ रही है। राजस्थान के 8 जिलों की 21 पंचायत समिति और 357 ग्राम पंचायतों में ये वाली जो योजना है वो चल रही है। उद्देश्य क्या है? डांग विकास, यानी डांग जो क्षेत्र है उसका विकास करना, यानी आर्थिक विकास करना, सामाजिक विकास करना और उसके पर्यावरणीय विकास करना। इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं? अगर 8 जिलों की बात की जाए तो 3 जिले तो हो गए जो बीहड़ या डांग प्रदेश वाले थे। कौन कौन से थे? CD+SM, यानी कि करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर, प्लस 4 जिले हड़ौती वाले हो गए। कौन कौन से? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। तो 7 जिले तो ये हो गए। 3 तो हो गए बीहड़ या डांग प्रदेश वाले, और 4 जिले हो गए हड़ौती वाले, प्लस 1 इसमें है भरतपुर शामिल। तो ये 8 जिले हैं वो हैं डांग विकास कार्यक्रम में। ये जो 8 जिले हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं इस कार्यक्रम से। तो अगर आप कोई भी योजना पढ़ रहे हैं, कोई भी कार्यक्रम पढ़ रहे हैं राजस्थान सरकार द्वारा चलाया हुआ या फिर भारत सरकार द्वारा चलाया हुआ, तो उसमें मुख्य हमें किन बातों का ध्यान रखना है? कब जो कार्यक्रम या योजना है कब चलाया गया, इसका उद्देश्य क्या है, किसकी सहायता से चलाया जा रहा है और इससे कौन कौन लाभान्वित हो रहे हैं। अगर समाप्त हो गई है तो कब ये समाप्त हुई। तो मुख्य इन बातों का हमें इसमें ध्यान रखना है। तो ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको सारी PDF मिल जाएंगी, तो आप ज्वाइन कर लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा PDF डलते ही। ठीक है स्टूडेंट, अब ये हमने राजस्थान की जो ऋतुएं हैं यानी कि हमारा जलवायु वाला जो चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इससे संबंधित जो भी योजनाएं चलाई जा रही थी वो भी हमने देख ली। अब हम देखते हैं जलवायु से संबंधित प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो कौन कौन से प्रश्न है देखते हैं। पहला प्रश्न है, सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो जब हमने जलवायु का वर्गीकरण पढ़ा था तो सबसे पहले अपन ने देखा था राजस्थान की जलवायु का सामान्य वर्गीकरण। दूसरा हमने देखा था व्यक्तिगत वर्गीकरण। व्यक्तिगत वर्गीकरण में हमने 3 व्यक्तियों के हिसाब से जलवायु का वर्गीकरण देखा था। तो जो पहला सामान्य वर्गीकरण था हमसे यही पूछ रहा है कि सामान्य वर्गीकरण में राजस्थान की जलवायु को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो याद करो सामान्य वर्गीकरण में कितने क्षेत्र में विभाजित किया था। सामान्य वर्गीकरण में किया था 5 क्षेत्रों में विभाजित। कौन कौन से थे। शुष्क जलवायु प्रदेश था, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश था, और क्या था, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, उसके बाद था आर्द्र जलवायु प्रदेश, और उसके बाद था अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। इन 5 जलवायु प्रदेशों में राजस्थान का जो सामान्य जलवायु वर्गीकरण था वो किया गया था। तो ये कब पूछा हुआ है, सेकेंड ग्रेड 2010 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्या आंसर हो जाएगा 5, जो ऑप्शन ए है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये जो प्रश्न है आप लोग खुद ट्राई करना है क्योंकि जो हमने अभी तक पढ़ा है उसी में से बने हुए प्रश्न है। ठीक है, पहले आप लोग खुद ट्राई करना कि कितने बन रहे और कितने नहीं बन रहे। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा यानी कि जो मावठ है वो किन कारणों से होती है। तो जब हमने शीत ऋतु पढ़ी थी तब हमने देखा था कि मावठ के होने का कारण क्या है, किस कारण से जो मावठ है यानी कि सर्दियों में जो वर्षा है वो होती है। पहला ऑप्शन है दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं के कारण, दूसरा है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, तीसरा है पछुआ हवाओं के कारण,
और चौथा है हिमालय से टकराकर वापस लौटती मानसूनी हवाओं के कारण। तो हमने कारण देखा था, क्या था कारण? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। पश्चिमी विक्षोभ क्या था? भूमध्य सागर से उठकर भारत के पश्चिम और उत्तर पश्चिम में प्रवेश करने वाली हवाएं। राजस्थान में भी वहीं से प्रवेश करती हैं, पश्चिम और उत्तर पश्चिम में प्रवेश करने वाली हवाएं जिनसे कि मावट होती है। देखो फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे दक्षिण पश्चिम आ गया, अगर यहाँ पे उत्तर पश्चिम आता तब तो ये वाला भी हमारा आंसर हो सकता था, क्योंकि ये जो हवाएं हैं जो कि मावट करती हैं ये भारत में पश्चिम या फिर उत्तर पश्चिम से प्रवेश करती हैं। ये प्रश्न भी 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मुख्यतः होती है। तो सर्दियों की वर्षा यानी कि शीतकालीन वर्षा या फिर हम जिसको बोलते हैं मावट, तो यही हमसे पूछ रहा है कि सर्दियों की वर्षा क्या होती है, कब होती है। पहला ऑप्शन है उत्तरी पूर्वी हवाओं से, दूसरा है दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से, तीसरा है संवहनी धाराओं से और चौथा हमें दे रखा है उत्तर पश्चिमी हवाओं से। तो कौन सी हवाएं थी जो कि राजस्थान में मावट कर रही थी? हमने देखा था उत्तर या फिर उत्तर पश्चिमी जो हवाएं थी भारत में कहाँ से प्रवेश कर रही थी, भारत या राजस्थान में? भूमध्य सागर से उठकर पश्चिम या फिर उत्तर पश्चिम में प्रवेश करने वाली हवाएं। तो ये कौन सी हो जाएंगी? उत्तर पश्चिमी जो हवाएं हैं जिनसे कि भारत में या राजस्थान में सर्दियों में वर्षा होती है। कब आया हुआ है? 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो बिल्कुल आसान आसान प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का आर्द्र जिला कहलाता है। जब हम वर्षा ऋतु पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो वो कौन सा था? झालावाड़ जिला था। अगर सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान पूछा जाए तो वो माउंट आबू था। सबसे कम वर्षा वाला जिला जैसलमेर था और सबसे कम वर्षा वाला स्थान क्या था? सम जगह है जो कि जैसलमेर में पड़ती है। तो हमसे पूछ रहा है सबसे ज्यादा आर्द्र जिला यानी कि सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला कौन सा हो जाएगा? झालावाड़ जिला हो जाएगा। ठीक है, ये भी 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान यानी कि पश्चिमी मरुस्थल की बात कर रहा है, पश्चिमी रेतीला मैदान, इसकी पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? हमने समवर्षा रेखाएं देखी थी। ये हमसे क्या पूछ रहा है कि पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीले मैदान की जो पूर्वी सीमा है यानी कि जो अरावली को टच करने वाली सीमा है, इधर क्या हो गया? अरावली के पश्चिम में पश्चिमी मरुस्थल या फिर पश्चिमी राजस्थान बोल सकते हैं, और अरावली के पूर्व में हो गया पूर्वी राजस्थान। तो हमने देखा था कि अरावली पे जो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, 50 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा थी वो कहाँ पे थी? अरावली पे स्थित थी, जो कि अरावली के पश्चिमी भाग यानी कि पश्चिमी मरुस्थल और अरावली के पूर्वी भाग यानी कि पूर्वी मैदान को अलग करने वाली समवर्षा रेखा थी। तो यही हमसे पूछ रहा है। देखो ऑप्शन में हमें 50 सेंटीमीटर नहीं दे रखा, तो अब हम क्या देखेंगे कि 50 सेंटीमीटर के बिल्कुल पास वाला ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसमें से 50 सेंटीमीटर के नियरेस्ट कौन सा होगा? वो होगा 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। अगला प्रश्न है, मॉनसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? तो ये हमने देखा नहीं था, अभी बता देती हूँ कि जो मॉनसून शब्द है वो अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? भाषा की बात की जाए तो वो कौन सी भाषा से बना हुआ है? अरबी भाषा के, और शब्द है एक मौसम शब्द से बना है, मॉनसून शब्द। ठीक है, ये भी 2010 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मॉनसून शब्द है ये कौन सी भाषा से बना हुआ शब्द है। अगर भाषा पूछे तो वो है अरबी भाषा से बना हुआ शब्द। किस शब्द से बना हुआ शब्द है? तो वो है मौसम शब्द, जो कि अरबी भाषा का एक शब्द है, उससे बना हुआ है मॉनसून शब्द। अगला प्रश्न है, मॉनसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती हैं। तो ये हमने देखा था कि जो मॉनसून पवनें हैं वो समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। ये भी कब पूछा हुआ है? 2010 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, अगला है, पवनों के चलने का सही क्रम है, यानी पवनें किस साइड से किस साइड की ओर चलती हैं। तो पहला ऑप्शन दे रखा है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। बिल्कुल, पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है कि जो पवनें हैं वो हमेशा हाई प्रेशर यानी कि उच्च वायुदाब से
लो प्रेशर यानी कि निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। पवनें किस दिशा में चलती हैं? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, सदैव एक ही क्रम में। ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि पवनें चलती हैं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर। ये उल्टा हो गया, ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो पवनों के चलने का क्रम क्या होगा? हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवनें हैं वो चलती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती? तो जब हम देख रहे थे जलवायु का वर्गीकरण, तब हमने अच्छे से देखा था कि राजस्थान में कौन कौन सी जलवायु पाई जाती है। पहली आर्द्र जलवायु, बिल्कुल राजस्थान में आर्द्र जलवायु पाई जाती है, हमने पढ़ा भी है। दूसरी है उष्ण जलवायु, ये भी हमने देखा है। तीसरी है ध्रुवीय जलवायु, तो ये वाली जो जलवायु है ये राजस्थान में नहीं पाई जाती। हमने देखा था कि हिमतुल्य और जो ध्रुवीय जलवायु है ये राजस्थान में नहीं पाई जाती। चौथी है अर्ध शुष्क तुल्य जलवायु, तो ये वाली जलवायु भी राजस्थान में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमसे पूछा है इनमें से कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती, तो जो ध्रुवीय जलवायु है ये वाली जलवायु राजस्थान में नहीं होती। अगला प्रश्न है, राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया है? तो कौन सी जलवायु का पूछ रहा है? उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। तो देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है मरुस्थलीय जलवायु, तो यानी कि ये पश्चिमी मरुस्थल की बात कर रहे हैं। अब जब मरुस्थल की बात कर रहे हैं, या तो होगा शुष्क मरुस्थल या क्या होगा अर्ध शुष्क मरुस्थल, बाकी के जो ऑप्शन है वो तो हो नहीं सकते। यानी AW वाला जो क्षेत्र है ये नहीं होगा। ये क्या था? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु वाला प्रदेश, तो ये वाला नहीं होगा। इन दो में से ही हमारा कोई आंसर होगा। CWG क्षेत्र, ये वाला क्या था? उपोष्ण कटिबंधीय उपाद्र जलवायु प्रदेश, तो ये वाला भी नहीं होगा। कोपेन के अनुसार पूछा है इसने। अब देखते हैं BSH और BWH। तो जो BSH क्षेत्र था ये क्या था? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय, या फिर इसको बोला था स्टेपी तुल्य मरुस्थलीय।